Hello everyone, this is Yashwardhan Sharma and I welcome you all to this online platform channel with the e-learning classes. And as you all know that we are learning many things related to your examination in which I am going to discuss a new practice set of SSC CGLE with you. तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट की जो आप लोगों के लिए एक लेकर आए हम। तो लगभग हमने 15-16 प्रैक्टिस सेट है जो आप लोगों के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सीजीएलई, और एग्जामिनेशन से पहले हम लोग इतने सेट कवर कर लेना चाहते हैं ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस हो सके वो अच्छी हो सके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। आप सभी जानते हो 23 तारीख सीजीएलई एसएससी की लास्ट डेट है ऑप्शन जो आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है उनको फिल करने की। तो आप लोग 23 तारीख से पहले या 23 तारीख का आप वेट ना करें, उससे पहले ही जितना जल्दी हो सके आप उसे फिल कीजिए। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके एक नए सेट की। बात करेंगे एसएससी सीजीएलई में प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और जैसे जैसे आप लोगों के एग्जाम नजदीक आता जाएगा चीजें कवर करते जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेंस भी लेंगे, मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो पहले प्रीलिम्स, क्योंकि पहला जो टारगेट है आपका वो प्रीलिम्स ही होगा। तो शुरुआत करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आज कौन सी शिफ्ट का पेपर है। तो ये है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 टीयर फर्स्ट, और ये हुआ था 24/8/2021 में। क्लियर। और शिफ्ट थी ये 9 से 10 बजे की। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है जिसमें से 25 आपको वहां पर एग्जामिनेशन में करके आने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको करना क्या है। Select the option that expresses the given sentence in the reported speech। अब आप लोगों को ये तो पता है कि जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो पूरा ग्रामर भी सेक्शन आता है, उसमें वोकैबुलरी भी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, क्लोज टेस्ट भी आएंगे। तो आप लोगों को याद जो इसमें रखना है वो ये याद रखना है कि ऐसा कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप लोगों की शुरुआत जो होगी वो वन वर्ड से होगी या कोई एरर वगैरह से होगी। तो कुछ भी पहले वो ऊपर नीचे दे सकता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से होगा। आई लिव इन मुंबई शी सेड। उसने कहा कि मैं कहां रहती हूं, मुंबई में रहती हूं। ये एक असर्टिव सेंटेंस है, आप जानते हो, और ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने किसने कहा, उसने कहा, तो सब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा शी सेड दैट शी हैज बीन। होगा नहीं क्योंकि टेंस जो दे रखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, और आप लोगों को पता है असर्टिव सेंटेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग पास्ट में चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट है तो सारे किसमें चेंज होते हैं, पास्ट में। तो अगर ये पास्ट में होगा तो लिव का जो पास्ट होगा वो क्या होगा, लिव्ड होगा। तो सेंटेंस होगा शी सेड दैट शी, क्योंकि ये जो वर्ड है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी। भाई उसने कहा है तो सीधी सी बात, मुंबई में कौन रहती थी, वह रहती थी। तो आई जो है वो शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट डेफिनिट में क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा इन मुंबई। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। पहले का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। क्लियर। अब देखिए समय ऐसे भी बचा सकते हैं, आप लोगों को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप समझिए ये टेंस दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे किस में चेंज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में ना तो ये है ना ये है ना ये है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक ही है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर। तो इस तरीके से आप उसे कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है लेवरेज। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एक वर्ड दिया गया है इसमें, देखिए सिनोनिम पूछा गया है और वर्ड है आपका लेवरेज। लेवरेज की अगर हम बात करें तो लेवरेज का मतलब जो होता है वो होता है इंपैक्ट। इंपैक्ट होता है, प्रभाव होता है। अब प्रभाव का सजेशन की अगर हम बात करें तो आप जानते हो सजेशन जो होता है वो आप लोगों का प्रस्ताव होता है। क्लियर। सलाह होती है, लेकिन एडवाइस और सजेशन में थोड़ा अंतर होता है। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं और कई बार एग्जामिनर जो होता है उस तरीके का क्वेश्चन दे देता है। एडवाइस जो होती है वो हमेशा दूसरों को दी जाती है, जो सलाह होती है दूसरों के भले के लिए दी जाती है, और सजेशन वो होता है जिसमें हम लोग भी शामिल हो। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि डू योर वर्क केयरफुली, अपना कार्य सावधानी पूर्वक कीजिए, तो ये एक एडवाइस है। लेकिन जब मैं बोलता हूं लेट्स कंप्लीट दिस वर्क, आओ इस काम को कंप्लीट करें, तो ये एक सजेशन है जिसमें इंक्लूड मैं भी होऊंगा। क्लियर। तो सजेशन हो गया। कंक्लूजन, आप जानते हैं कंक्लूजन जो होता है वो होता है आपका निष्कर्ष। वीकनेस कमजोरी होती है, तो इसका प्रभाव के लिए वर्ड क्या आता है, इन्फ्लुएंस आता है। प्रभाव के लिए वर्ड क्या आता है, इन्फ्लुएंस। तो लेवरेज का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। क्लियर। नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप लोगों को मैंने बताया था कि इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, तो ये सारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो ये कह रहा है एक कॉर्पोरेशन जो किससे बनाओ, कई सारी कंपनी से मिलकर बनाओ। तो एक ऐसी कंपनी जो कई सारी कंपनी से मिलकर बनी हुई हो। क्लियर। तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम, एसोसिएशन नहीं बोल सकते, संगठन। एग्रीमेंट नहीं बोल सकते, कोरिलेशन। क्लियर। कोरिलेशन आप जानते हो, और कोरिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सह संबंधों के लिए आता है। ये होता है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है जो कंपनी, ऐसी एक कंपनी जो कई सारी कंपनियों से मिलकर बनी हो। क्लियर।
तो इसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो थर्ड का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट, select the option that expresses the given sentence in a passive voice। अब ये एक सेंटेंस दिया गया है, पैसिव वॉइस को पहचानना मैंने आपको बताया था बहुत आसान होता है अगर आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता हो। सबसे पहले तो आपको ये देखना हो टेंस कौन सा है। रिचर्ड वोर अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स। रिचर्ड क्या पहने हुए, एक बड़ी बेल्ट पहने हुए है जिसका जो बकल है वो कैसा है, शाइनी है। क्लियर। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर। जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। टेंस जो दे रखा है वोर वियर का सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर होती है। अब वॉज या वर होती है तो ये तो वैसे ही फिनिश हो गया क्योंकि वॉज या वर चाहिए हमें। अब देखिए वर्ड क्या है, अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स वॉज बियर। अब यहां तो ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट का आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। एक चौड़ी बेल्ट जिसमें चमकता हुआ बक्खल लगा हुआ है, ये क्या हो गया, एक बक्खल लगा हुआ है, ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। वॉज सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज ही आता है। लेकिन आप ये देखिए वियर का जो थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि पैसिव है तो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। अब थर्ड फॉर्म आएगा तो वियर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉर्न आएगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स वाज worn बाय रिचर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मैंने पहले भी आपको शुरुआत से ये बताता आ रहा हूं आप लोगों को, वर्ड्स का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो मेहनत आपको करनी है वो किस पे करनी है, वर्ड्स पे करनी है। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एस्थेटिक की अगर हम बात करें तो एस्थेटिक होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, रिलेटेड टू ब्यूटी। क्लियर। रिलेटेड टू ब्यूटी। अब ब्यूटी किसी चीज की हो सकती है, जरूरी नहीं सुंदरता किसी विशेष पर्सन की हो, किसी भी कला की भी सुंदरता हो सकती है। क्लियर। जो सुंदरता के लिए वर्ड आता है, जो एस्थेटिक वर्ड आता है वो आता है सौंदर्य शास्त्र के लिए। क्लियर। एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक क्या हो जाएगा, सौंदर्य। क्लियर। याद रखिएगा रिलेटेड टू ब्यूटी। लाइसेंस की अगर हम बात करें तो एक स्पेलिंग ये होती है लाइसेंस की और एक होती है LICENSED, लाइसेंस्ड। ये 5 पार्टिसिपल है लाइसेंस का। ये जो है ये एक एडजेक्टिव है हालांकि, तो हम इसे वर्ब बनाते हैं। स्पेलिंग जो करेंगे हम LICENSE, लाइसेंस। एक तो ये लाइसेंस होता है, एक होता है LICENCE, लाइसेंस। दोनों में अंतर होता है। ये लाइसेंस और दोनों लाइसेंस में अंतर है। अंतर क्या है कि ये जो होती है लाइसेंस, ये सिर्फ वर्ब होती है। He was licensed, मतलब उसे किसी चीज की अनुमति दे दी गई। क्लियर। किसी कार्य को करने की। ये लाइसेंस आप जो देख रहे हो ये दोनों तरीके से यूज होता है। ये वर्ब भी होती है और ये नाउन भी होता है। ये वर्ब भी होती है और ये नाउन भी होता है। क्लियर। तो वर्ब के रूप में लाइसेंस अनुमति देना और नाउन के रूप में केवल अनुमति। याद रखिएगा। हैब्जर्ड की अगर हम बात करें तो हैब्जर्ड होता है जो बोलते हैं ना तितर बितर होना, स्कैटर्ड। हैब्जर्ड जो होता है SCATTERED। क्लियर। हैब्जर्ड जो होता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। तो स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा होना, तितर बितर होना। क्लियर। तो अपोजिट इसका अगर हम करना चाहें तो ऑर्डरली हो जाएगा, क्रम में होना। चैंडलियर की अगर हम बात करें तो ये होगा CHANDELIER। इसको बोलते हैं हम झाड़ फानूस। अपनी भाषा में बोल देते हैं झाड़ फानूस। क्लियर। तो झाड़ फानूस जनरली यूज करते हैं। और दूसरा अगर आप इसका सही मतलब समझना चाहें तो इसका जो मतलब होता है, दिवाली वगैरह पर आप लोग लाइटिंग वगैरह लगाते हो, जो झालर वगैरह लगाते हो, उसके लिए वर्ड आता है ये। क्लियर। चैंडलियर। स्पेलिंग जो होती है LIER होती है। क्लियर। याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो गलत है वो क्या है, डी है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम दिया गया है, पढ़िए इसे, गिफ्ट ऑफ द गैप। अब आप लोग जानते हैं, मैंने आपको शायद इडियम की क्लासेस में ये बढ़ाया भी है, गिफ्ट ऑफ द गैप। इफ यू हैव गिफ्ट ऑफ गैप या इफ यू हैव गिफ्ट ऑफ द गैप यू कुड बी अ गुड पॉलिटिशियन इन फ्यूचर। अगर आपके पास बोलने की कला है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो गिफ्ट ऑफ गैप जो होता है वो होता है बोलने की कला। क्लियर। तो अगर शुरुआत की हम बात करें तो इंदिरा गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी हमारे, उनमें बोलने की कला थी। उसके बाद अगर हम बात करें, उससे पहले ही बात करें, जवाहरलाल नेहरू में भी बोलने की कला थी और आज PM मोदी में भी बोलने की कला है। तो बोलने की जो कला होती है, गिफ्ट ऑफ गैप जो होता है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग जो होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, गिफ्ट ऑफ द गैप। तो आर्ट ऑफ स्पीकिंग यूज्ड इन ग्रैबिंग अदर्स योगनी टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, अच्छे तरीके से बोलना, इसे बोलते हैं बोलने की कला, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। क्लियर। आर्ट ऑफ स्पीकिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट, Sentences of a paragraph are given below in a jumbled order. Arrange the sentences in the right order to form a meaningful and coherent paragraph. ये एक पैराग्राफ दिया गया है जो काफी कैसा है, जम्बल्ड है। क्लियर। और आप लोगों को इसको अरेंज करना है एक कोहेरेंट पैराग्राफ में। कोहेरेंट होता है लॉजिकली कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड। क्लियर। तो अब आपको शुरू करते हैं। पहले
आप लोगों को इसे पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है। इट इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ न्यूज अपडेट्स अराउंड द वर्ल्ड। हमेशा मैंने आपको बताया है कि ऐसे PQRS करते समय, स्पेशली SSC के एग्जामिनेशन में या किसी डिफेंस एग्जामिनेशन में, आपको बस इतना याद रखना है कि नाउन जो होता है वो प्रोनाउन से पहले आता है, प्रोनाउन नाउन के बाद आता है। तो आप समझिए क्या कह रहा है। इट इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ न्यूज अपडेट अराउंड द वर्ल्ड। ये एक बड़ा सोर्स है न्यूज अपडेट का, यह एक बड़ा सोर्स है। तो यह क्या बताना पड़ेगा ना पहले आपको कि क्या बड़ा सोर्स है। पहले नाउन लेकर आओगे तब प्रोनाउन लेकर आओगे। ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लूड टू इट। जो वृद्ध लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो इससे क्या रहते हैं, एकदम जुड़े रहते हैं, चुपके रहते हैं। इससे चुपके रहते हैं, इससे किससे बताना पड़ेगा। क्लियर। तो सब्जेक्ट पहले आएगा तो ये भी शुरुआत नहीं हो सकती। इट हैज बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ऑल। और ये हमारे सबके लिए क्या हो चुका है, एक बड़ा सोर्स बन चुका है। तो क्या बन चुका है, यह बन चुका है। तो यह बाद में, पहले सब्जेक्ट आएगा। टीवी हैज बिकम अ पावरफुल मीडियम दीस डेज। टीवी एक पावरफुल माध्यम बन चुका है इन दिनों। किसके बारे में बात हो रही है बार बार, इट, ये टीवी के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन शुरुआत जो होगी वो किससे होगी, डी से होगी। क्लियर। अब देखिए कितना आसान है चीजों को आप लोगों को जल्दी कर पाना। आप देखिए डी किस में आ रहा है, तो आप कहेंगे डी आ रहा है पहले में। पहले में डी आ रहा है तो डी के अकॉर्डिंग ही चलिए। डी के बाद क्या, बी। तो टीवी हैज बिकम अ पावरफुल मीडियम दीस डेज। टीवी एक पावरफुल मीडियम बन चुका है इन दिनों। डी के बाद हमें देखना बी। ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लूड टू इट। जो वृद्ध लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इससे जुड़े रहते हैं, चुपके रहते हैं। तो डी के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है इट हैज बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ऑल। तो ये क्या बन चुका है, ग्रेट सोर्स बन चुका है किसका, एंटरटेनमेंट का, सभी के लिए। सभी किस, कौन, बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी के लिए। तो ऑप्शन डी, बी, सी। और सी के बाद इट इज ऑल्सो। एक तो इसकी स्टेटमेंट ये बता दी, मतलब इसकी क्वालिटी ये बता दी कि एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका है। अब ऑल्सो तब लगाएंगे ना हम कि ये और भी क्या है। क्लियर। तो इट इज ऑल्सो यानी बिसाइड दिस वन इज ऑल्सो। इट इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ न्यूज अपडेट अराउंड द वर्ल्ड। और ये क्या है, एक न्यूज अपडेट का एक बड़ा सोर्स है पूरे वर्ल्ड में। तो DBCA क्या होगा, ऑप्शन DBCA। अब DBCA कौन सा है, फर्स्ट, DBCA। क्लियर। तो एक बार और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, DBCA। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द ब्लैंक्स। देखिए वर्ड्स एक तो होते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के रूप में पूछ ले, या सेंटेंस से एसोसिएट करके पूछता है। तभी तो मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं कि आप लोगों को वर्ड्स का नेचर पता होना चाहिए। अगर आप वर्ड्स का नेचर अच्छे तरीके से आपको पता है तो आप उसे सेंटेंस से एसोसिएट जब करेंगे तो आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो जैसे ये दे रखा है, द लैक ऑफ रेगुलर एकेडमिक सेशंस हैज मेंट दैट इन। जो रेगुलर एकेडमिक सेशन की जो कमी हुई है 2020 में, द कंट्री हैज हैड द डैश शेयर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कंट्री में जो शेयर है किस चीज का, स्टूडेंट्स का, हु हैव अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनका बहुत कैसा है, कम है। तो ऐसे लोग, आप लोग सभी जानते हो, व्हेन द कोरोना पैंडेमिक स्प्रेड। क्लियर। तो जब फैली वो स्प्रेडेड, तो आपको याद ये रखना है कि जब वो फैली थी तो क्या हुआ था कि जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट थे, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, वो क्या हुए थे, बंद हुए थे। इसके अलावा भी लॉकडाउन लगा था, लेकिन बाद में वो सारी चीजें धीरे धीरे क्या कर दी गई, खोल दी गई। लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस, क्योंकि वहां गैदरिंग ज्यादा होती है और गैदरिंग ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, उनको क्लोज रखा गया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। तो अब ये कह रहा है कि 2020 में ऐसे जो स्टूडेंट्स थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अटेंड करने वाले स्टूडेंट थे, उनका जो शेयर था वो कैसा था, बहुत कम था। बहुत कम मतलब कैसा था, लोएस्ट था, बिल्कुल कैसा था, लोएस्ट। और आप सभी जानते हो सुपरलेटिव डिग्री जो आती है वो उससे पहले आर्टिकल दा आता है। तो लास्ट, हालांकि ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, लास्ट शेयर नहीं था स्टूडेंट्स का, कैसा था, बहुत कम शेयर था ऐसे स्टूडेंट का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अटेंड कर पा रहे थे। क्लियर। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चों की क्लासेस चल रही थी वो ऑनलाइन चल रही थी, तो सभी आप लोगों के घर पे से ही काम चल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे कम लोग थे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अटेंड कर सकते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द कमेटी दैट स्मॉल बिजनेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। कमेटी डैश, कमेटी क्या, अच्छा एग्रीड होगा ये, कमेटी एग्रीड। कमेटी एग्रीड दैट, कमेटी सहमत हुई किस बात पर कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, देखिए बिजनेस जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर इसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात की तो बिजनेसेस होगा। जो स्मॉल बिजनेसेस है वो क्या हुए हैं, बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। किसके द्वारा, कोविड-19 के द्वारा। तो कोविड-19 के द्वारा ये क्या हुआ है, बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और क्या प्रभावित हुए हैं, स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेस प्रभावित हुए हैं तो हैज आएगा, हैव आएगा। तो आप कहेंगे स्मॉल बिजनेस प्लूरल है, इसलिए क्या आना चाहिए, प्लूरल ही वर्ब आएगी। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर। तो हैव आएगा, तो ये हो जाएगा हैज बीन एडवर्सली की जगह क्या होना चाहिए, हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड। क्लियर, याद रखिएगा। तो यहां जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट, आगे कह रहा है सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन अ जंबल्ड ऑर्डर। फिर से आपको एक जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस दिया गया है, कोहेरेंटली आपको इसको लगाना है लॉजिकली वे में।
चलिए समझते हैं, लॉजिकल वे में लगाना है। बाय स्वीट्स एप्पल, कैसे सेब खरीदो, मीठे, और नन एट ऑल, या बिल्कुल मत खरीदो। ही इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने नौकर को क्या कहा, निर्देश दिया। A rich man sent his servant to an orchard to buy some apples. एक रिच मैन, एक अमीर व्यक्ति ने अपने सर्वेंट को भेजा कहां पर, ऑर्चार्ड में। ऑर्चार्ड होता है फलों का बगीचा। टू बाई सम एप्पल्स, क्या खरीदने भेजा, एप्पल खरीदने के लिए। यहां से शुरुआत हो सकती है। द सर्वेंट आस्क्ड, सर्वेंट ने पूछा, हाउ एम आई टू नो, मुझे कैसे पता चलेगा, दैट, या मुझे कैसे पता चलेगा, दैट ऑल ऑफ देम आर स्वीट इफ आई टेस्ट जस्ट वन, अगर मैं सिर्फ एक को टेस्ट करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सारे मीठे हैं। यहां से शुरुआत करना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। द ऑनर ऑफ द ऑर्चार्ड सेड टू द सर्वेंट, ऑनर जो था ऑर्चार्ड का, बगीचे मालिक, सर्वेंट से कहा, ऑल माई एप्पल्स आर स्वीट, मेरे सारे एप्पल स्वीट हैं, ट्राई वन, एक ट्राई करो। अब आप लोगों को देखना है कि शुरुआत कहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा कि रिच मैन ने अपने सर्वेंट को एक ऑर्चार्ड में भेजा होगा, किस लिए, एप्पल खरीदने। तो ऑप्शन होना चाहिए बी। अब देखिए बी किस में आ रहा है, ये तो वैसे फिनिश हो गए, अब ये रह गए, इन दोनों में चेक करना है। तो पहले हम सीधा सीधा समझ लेते हैं। तो उसने भेजा क्या करने, कुछ एप्पल खरीदने। अब क्या कहता है, बी के बाद क्या देखते हैं, बाई स्वीट एप्पल, उसने कहा कि केवल कैसे एप्पल खरीदने हैं, मीठे एप्पल खरीदने हैं, नन एट ऑल, या बिल्कुल खरीद रही नहीं है। ही इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट, तो ही किसके लिए आ रहा है, उस रिच मैन के लिए जिसने सर्वेंट को अपने को भेजा था कि भाई या तो खरीदना नहीं है या कैसे खरीदने, मीठे लेकर आना। क्लियर। तो ऑप्शन बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। बी के बाद क्या आएगा, ए। द ऑनर ऑफ द ऑर्चार्ड सेड, अब ये बात सर्वेंट ने जाके ऑर्चार्ड के उससे कई ऑनर से, तो ऑनर जो था वो मालिक था किसका, ऑर्चार्ड का। क्लियर। सेड टू द सर्वेंट, किससे कहा, सर्वेंट से कहा, ऑल माई एप्पल्स आर स्वीट, मेरे सारे एप्पल्स जो है वो कैसे हैं, मीठे हैं, ट्राई वन, एक ट्राई करो। क्लियर। तो बी ए, उसके बाद क्या आना चाहिए, डी। अब डी हो गया, एक ट्राई करो। अब सर्वेंट ने कह रहा है मुझे कैसे पता चलेगा कि सारे एप्पल मीठे हैं, अगर मैं एक को ट्राई करता हूं तो ये कैसे पता चलेगा सारे एप्पल मीठे हैं, इसका मतलब मुझे सब ट्राई करने हैं। तो यहां पर जो होना चाहिए, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर। समझ पा रहे हैं आप। इन्हें समझना बहुत आसान है, बशर्ते आप लोगों को इनका मतलब समझ में आ जाए। और मतलब समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसे जो अपनी रीडिंग स्किल्स है उसको अच्छा कीजिए। आप कहानियों की तरह इन्हें पढ़िए, किसी बुक्स को पढ़िए, आप चाहें तो आप न्यूज़पेपर्स अपना लगा सकते हैं, कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स आ सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। तो रीडिंग स्किल्स आपकी तभी अच्छी होगी जब आप चीजों को लगातार पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन बिलो, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सॉरी। तो एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बताना है। तो वर्ड दिया गया है स्प्राइटली। स्प्राइटली होता है एकदम फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, क्या बोलते हैं ना, एक्सुबरेंट। एक वर्ड आता है एक्सुबरेंट, BERANT, एक्सुबरेंट, या वाइवेसियस वर्ड आता है। क्लियर। तो वाइवेसियस नहीं, सॉरी, इसे बोलते हैं विवासियस। तो विवासियस वर्ड आता है या स्प्राइटली वर्ड आता है, ये किसके लिए आते हैं, बहुत ज्यादा कैसा, एनर्जेटिक, एक्टिव और लाइवली। तो ये इसके वो हो जाएंगे। तो यहां पर इसका क्या पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेथार्जिक। लेथार्जिक जानते हैं आप लोग, लेथार्जिक किसे बोलते हैं, लेजी को। लेथार्जिक जो होता है वो कैसा होता है, लेजी, आलसी। क्लियर। आलसी के लिए और भी वर्ड आते हैं, जैसे इंडोलेंट आता है, इंडोलेंट है ना, स्लगिश आता है, SLUGGISH। ये सारे वर्ड मैंने लिखाए हैं आप लोगों को। जब आप अगर सैटरडे वाली क्लास को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे वर्ड मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं आप लोगों को। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, लेथार्जिक होगा। 11 का क्या होगा, लेथार्जिक। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहां इडियम दिया गया है और इसका एप्रोप्रिएट मतलब आपको बताना है। आप लोग समझिए इडियम क्या दिया गया है। इडियम दिया गया है फील एट सी। एक इडियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑल एट सी, या होता है एक एट वंस, एक होता है एट वंस, विट्स एंड, विट्स एंड, या आप लोगों ने पढ़ा होगा सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है व्हेन यू आर अनेबल टू डिसाइड अ मैटर, जब आप किसी मामले को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो टू विच वे यू नीड टू गो, तो उस जगह को बोलते हैं हम लोग क्या, उस कंडीशन को बोलते हैं सिट ऑन अ फेंस। क्लियर। इसके लिए और भी वर्ड आते हैं, इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा। क्लियर। एक फ्रेजल वर्ब भी आती है, टेक बैक। टेक बैक का मतलब होता है टू बी कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड। तो इन सबका जो मतलब होता है, इन सबका मतलब होता है टू बी परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज्ड, टू बी कंफ्यूज्ड, एकदम क्या हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। क्लियर। तो यहां ये कह रहा है फील एट सी, वही है इसका मतलब, ऑल एट सी या फील एट सी। तो ये होगा फील कंफर्टेबल व्हाइल ट्रैवलिंग बाय वाटर। हाँ, फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, क्या हो जाना, एकदम कंफ्यूज हो जाना। क्लियर।
तो फील एट सी का मतलब होता है सिट ऑन फेंस। जैसे आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप बोलते हो आई एम ऑन फेंस, क्लियर, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं या कंफ्यूज हो, आई एम इन डायलेमा, डायलेमा, या फिर आप बोलते हो आई एम इन अ फिक्स, आई एम टेकन बैक, क्लियर। तो ये सब आते हैं किसके लिए? बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने के लिए, परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन आर के पुरम, क्लियर। जो फूड है नई ईटरी में वो बहुत अच्छा है, किससे? आर के पुरम के फूड से। तो अब एक समझिए बात को कि यहां पर कंपैरिजन यूज हो के लिए यूज हो रहा है देन, और देन जो आता है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। देन जो आता है वो किस डिग्री में आता है? कंपैरेटिव डिग्री। अगर देन कंपैरेटिव डिग्री में आता है तो आपको इसमें याद ये रखना है कि मच के साथ जो कंपैरेटिव आएगा वो बेस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? बेटर आएगा। अच्छा, आप लोगों को ये तो मैंने बताया था कि एक दो सेट पहले कि वेरी जो आता है वो पॉजिटिव डिग्री से पहले आता है और मच आता है किससे पहले? कंपैरेटिव डिग्री से पहले। तो मच के लिए यहां पर यूज होना चाहिए किसका? बेटर का, क्लियर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें मच बेस्ट की जगह क्या होना चाहिए? बेटर होना चाहिए। तो एरर जो है वो इज मच बेस्ट देन में है, पार्ट होगा 13 का डी। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence in case no improvement is needed. Select no improvement required. इसमें आप लोगों को अंडरलाइन करके दिया गया है और पूछ रहा है कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है या नहीं, और है तो फिर किससे रिप्लेस कर सकते हो? A need of an hour, समय की मांग जो है वो ये है, is to provide employment of the youth of the country. ये बहुत बड़ी मांग है समय की, because many of the youth in our country are at losers end, clear. They have nothing to do, so they are unemployed. तो समय की मांग क्या है कि जो रोजगार लोग हैं उन्हें, यूथ हैं जो, उन्हें क्या दिया जाए? रोजगार दिया जाए। तो समय की मांग, तो यहां पर जब आप जानते हो दो नाउन जुड़ते हैं तो क्या आता है? दा आता है। द नीड ऑफ, और क्योंकि यहां समय, आवर का मतलब घंटे से नहीं है, आवर का मतलब समय से है, तो यहां क्या आएगा? दा। अब देखिए केस में आ रहा है, हाँ, नीड ऑफ द नीड ऑफ द आर इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द कंट्री, क्लियर। तो सारी जिम्मेदारियां सरकार की तो है ही, लेकिन इसके अलावा आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग और मेहनत करो ताकि जो सीट है जो आपको, जिस पर आप अपना हक जमा सकते हो, जिसे आप छीन सकते हो लोगों से। रैट रेस में दौड़ रहे हैं हम सभी, और रैट रेस में अगर आप कॉम्पिटेटिव स्ट्रगल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हो तो यकीन मानो कि आपकी सीट को कोई कब्जा नहीं सकता। तो चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेट सिनोनिम पूछ रहा है। इंटीग्रेट जानते हैं आप लोग? जोड़ना, क्लियर। तो इंटीग्रेट के लिए वर्ड आना चाहिए, सेपरेट होगा नहीं, क्योंकि एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट। डिस्ट्रीब्यूट ये होगा नहीं, बांटना हो गया, डिस्पर्स हो गया बांटना। एजिमुलेट जो होता है इसका मतलब होता है एब्सॉर्ब, ABSORB। एब्सॉर्ब जो होता है ये होता है आत्मसात करना, मिला लेना, आत्मसात करना या अपने में मिला लेना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15 का बी, 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, select the option that will substitute the underlined part of the given sentence in case no substitution is needed. Select no substitution. अब आप लोगों को ये substitute करना है, मतलब ये जो अंडरलाइन दिया गया इस पार्ट को चेंज करना है, जो सही है वो लिखना है। जापान हैज मेड इंपोर्टेंट एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। जापान ने क्या किया? एक महत्वपूर्ण और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन किया है, किसमें? इनसाइड सम फील्ड्स ऑफ फोटोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। किसमें? फोटोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। तो यहां इनसाइड लिखने की आपको जरूरत नहीं है, समझिए क्यों। Japan has made important and original contributions in some field. क्या वर्ड आना चाहिए? In some field, कुछ फील्ड में, क्लियर। तो हम लोग inside some field नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? In some field. Inside तब बोल सकते थे जब आपका कोई आगे नाउन नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूं I may come in तो बोल सकता हूं may I come inside, तो दोनों बोल सकते हैं। लेकिन जब हम फील्ड वगैरह नाम दे रखा है तो वहां पर आप inside नहीं लगा सकते, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? in यूज करना पड़ेगा, क्लियर। तो ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है इसमें? इन सम फील्ड लाइक, इन सम फील्ड लाइक, क्लियर। नेक्स्ट, योगदान दिया जापान ने। इनफॉर्म, देखिए इनफॉर्म एंटोनिम पूछ रहा है, तो इनफॉर्म का मतलब जो होता है वो होता है वीक, कमजोर। इनफॉर्म का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। तो अच्छा ये एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक ठीक। तो फ्रेल का मतलब भी वीक होता है, कमजोर होता है। फीबल का मतलब भी कमजोर होता है और वीक का मतलब वीक होता है। ये तो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लियर। याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो बोस्टिंग आप जानते हो डींगे मारना होता है, डींगे मारना। बोस्टिंग का मतलब जो होता है वो डींगे मारना होता है, क्लियर। बड़ी बड़ी बातें करना। एक मुहावरा भी होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, क्लियर। अपनी ही डींगे मारते रहना, अपनी ही ट्रम्पेट बजाते रहना, किसी की ना सुनना, तो वो होता है डींगे मारना। एक वर्ड और आता है डींगे मारने वाले व्यक्ति के लिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, स्वैश बकलर, स्वैश बकलर, क्लियर। तो स्वैश बकलर भी होता है बोस्टफुल फेलो। अब बोस्टफुल
फेलो। अ बोस्टफुल फेलो, क्लियर, स्वैश बकलर, बहुत ज्यादा डींगे मारने वाला। एस्केटिक की अगर हम बात करें तो एस्केटिक होता है एक तरीके से स्टोइक। स्टोइक जानते हैं आप लोग, एक तरीके से सन्यासी। सन्यासी, सन्यासी मतलब वन हु इज कंप्लीटली इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, जैसे ना तो खुशी का अनुभव ना दुख का अनुभव, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, सन्यासी। तो ओवरराइड स्पेलिंग होती है OVERRIDE, सही वर्ड जो होगा वो क्या होगा, ओवरराइड होगा यहां पर, जिसमें एरर है। और एविडेंस जानते हो सबूत को बोलते हैं, तो क्या होगा यहां पर, ऑप्शन सी, क्लियर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक। अब देखिए एप्रोप्रिएट वर्ड आपको चूज करना है। हिज डैश ऑफ द टॉपिक वाज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। हम लोग बोलते हैं उसका जो टॉपिक पढ़ाने का तरीका था, या जो उसका एक्सपोजिशन था टॉपिक को कराने का, वो इतना अच्छा था। एक्सपोजिशन होता है किसी चीज को रिवील करना, क्लियर। तो इतना अच्छा था कि कोई भी डाउट नहीं बचा, बहुत कम डाउट बचे लोगों को क्लास के बाद, बच्चों के। तो क्वालिफिकेशन ऑफ टॉपिक, क्वालिफिकेशन होता है योग्यता, तो यहां योग्यता से कोई मतलब यहां पर नहीं है। एग्जीबिशन होता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, क्लियर। योग्यता हो गया योग्यता, और ये हो गया प्रदर्शनी, क्लियर। पिक्चराइजेशन एक तरीके से किसी को पिक्चर वगैरह दिखाना, मतलब पूरा ड्रॉ करके दिखाना। और एक्सपोजिशन आप जानते हो, टू रिवील समथिंग, तो यहां होगा हिज एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक वाज सो गुड, उसका एक्सपोजिशन जो था टॉपिक का वो इतना अच्छा था कि बाद में जो क्लास के बाद बच्चों के कुछ भी डाउट, या स्टूडेंट्स के बहुत कम डाउट थे, ना के बराबर थे, क्लियर, क्लास के बाद। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए हमें। अ शॉर्ट रेस्ट स्लीप टेकन आफ्टर लंच। देखिए शॉर्ट नैप के लिए वर्ड आता है, स्लंबर भी आता है, डोज भी आता है, छोटी नींद के लिए, क्लियर। ये जो वर्ड आते हैं नींद के लिए आता है। ये वर्ड आता है झपकी के लिए, झपकी, डोज। लाइजर होता है आराम, आराम, क्लियर। और सिस्टर जो वर्ड होता है ये होता है कौन सी वाली, अ शॉर्ट रेस्ट स्लीप टेकन आफ्टर लंच। तो लंच के बाद जो थोड़ा सा आराम किया जाता है उसे बोलते हैं सिस्टा। लंच के बाद आराम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टा बोलते हैं, याद रखिएगा नींद के लिए। चलिए पढ़ते हैं इसे। ये एक क्लोज टेस्ट दिया गया, आप लोगों के जनरली दिक्कतें जो आती हैं वो इसी तरीके से आती हैं, जब आपके वर्ड्स अच्छे ना हो, आपके क्लोज टेस्ट अच्छे ना हो, आप लोगों को रीडिंग स्किल्स अच्छी ना हो, तो आप किसी भी तरीके से ऐसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्लियर। तो इन चीजों को आप तभी परपक हो सकते हो, मैच्योर हो सकते हो, जब आप चीजों को लगातार पढ़ोगे। समझिए, स्मोकिंग कॉजेज म्यूटेशन इन सेल्स लीडिंग टू कैंसर। स्मोकिंग से क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है, अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें परिवर्तन होता है, और उससे क्या होता है, कैंसर तक हो जाता है। क्विटिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग को छोड़ना, कैन हेल्प रिवर्स द डैश रिस्क। अगर आप स्मोकिंग को छोड़ते हो तो उससे मदद मिलेगी किस बात में, इंपॉसिबल, नॉमिनल, पोटेंशियल, फैक्चुअल। तो रिस्क जो है कैसा, इंपॉसिबल रिस्क, बिल्कुल नहीं, कैसी, पोटेंशियल, जो शक्तिशाली रिस्क है किस चीज की, कैंसर की। उससे क्या होगा, आपको जब आप स्मोकिंग छोड़ दोगे तो जो बहुत बड़ी रिस्क है उससे आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो, क्लियर। एंड इट कैन रिप्लेनिश सेल, और जो वापस सेल को अपनी पुनर्वस्था में ला सकती है, क्या, स्मोकिंग को छोड़ना। दैट एक्चुअली डैश, दैट एक्चुअली डैश, that actually dash those of a person who has never smoked, clear। that actually dash ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, resembles, क्या वर्ड आएगा इसके लिए, resembles। ये बिल्कुल उससे, जब आप स्मोकिंग छोड़ोगे तो आपकी जो सेल्स हैं बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी जैसी एक ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने कभी स्मोकिंग नहीं की है, क्लियर। अपने आप को रिप्लेनिश कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, रिजेंबल। तो रिजेंबल मतलब होता है मिलना जुलना, इसके लिए वर्ड आता है ना, वर्ब आती है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर। जैसे हम लोग बोलते हैं सोनी रिजेंबल्स हर मदर, या सोनी टेक्स आफ्टर हर मदर, क्लियर। तो जो सेल्स हैं वो वैसे ही मिलने, मतलब वैसे ही हो जाएंगी, सेम जैसी किसकी होती है, ऐसे व्यक्ति की जिसने कभी स्मोकिंग ना की हो। नेक्स्ट, फिर आगे कह रहा है ये, who has never smoked, the dash you smoke the more mutation you have। जितना ज्यादा आप स्मोकिंग करोगे उतना ज्यादा परिवर्तन आप में होगा। तो आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, द मोर यू स्मोक, जितना ज्यादा आप स्मोक करोगे, बोलते हैं ना, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, क्लियर। द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो कारण और परिणाम बताने के लिए वहां कंपैरेटिव से पहले द का यूज होता है। तो द मोर यू स्मोक, जितना ज्यादा पियोगे, द मोर म्यूटेशन यू हैव, उतना ही चेंजेस आप में होंगे। द डैश डैमेज टू द सेल्स, द डैश डैमेज, लगातार जो डैमेज होगा, कांस्टेंट डैमेज टू द सेल्स लाइनिंग द एयरवे एंड लंग्स कैन डैश। लंग्स को क्या कर सकता है, लीड टू कैंसर, यानी लंग्स को क्या कर सकता है, कैंसर उत्पन्न कर सकता है लंग्स में।
ऑस्फेगस जो आपके ग्रास नली होती है, जिसमें आप खाना खाते हो, तो ग्रास नली जो होती है ऑस्फेगस में, लैरिंक्स में या फेरिंक्स में, क्लियर। तो ये ग्रसिकाएं जो होती हैं आपकी, ग्रास नली जो होती हैं, उसमें क्या कर सकता है, कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो ये था आप लोगों का 25 क्वेश्चन का एक सेट, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप चीजों को करेंगे अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अभी कुछ समय कुछ कारणवश मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, तो आप लोगों को अभी रिकॉर्डेड ही से काम चलाना पड़ेगा। बाकी पढ़िए अच्छे तरीके से, कल सैटरडे है और कल हम देखते हैं आपके जो वर्ड्स की क्लासेस है उसको जारी रखेंगे। कोशिश करेंगे आपको कुछ और नए वर्ड्स दे सके, क्रूशियल वर्ड्स दे सकें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भी एग्जामिनेशन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।